नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है, कंसल्टिंग एडिटर knocking-news.com। इससे पहले मैं 14 साल तक इंडिया टुडे आज तक से जुड़ा रहा हूं। समय समय पर जो ताज़ा मामले हैं उन पर मैं विश्लेषण लेके आपके पास आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। अर्नब गोस्वामी यानी रिपब्लिक टीवी के एडिटर आज सुबह जब वो सो रहे थे तो उनकी नींद पुलिस की दस्तक से खुली। अर्नब गोस्वामी जब के घर पे अचानक मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची और उसने अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका अर्नब गोस्वामी अपनी तरफ से लगातार विरोध करते रहे। उसका वीडियो हमने यहाँ पे अपने नॉकिंग न्यूज़ के चैनल पे डाला हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं ऊपर आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। पहले कयास लगाए जाते रहे क्योंकि मुंबई के कुछ अखबारों में खबर छपी थी कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हवाला में कुछ मामले खुले हुए हैं, तो शुरू में ये लगा कि वो हवाला के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। बाद में पता चला कि 2018 के एक मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अर्नब गोस्वामी के ऊपर आत्महत्या के लिए दबाव बनाने, प्रेरित करने या आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस लगा था। हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले के पेच क्या है, इस पूरा मामला क्या है, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में पत्रकारिता को लेकर कितनी चिंता की जानी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, क्या ये पत्रकारिता के लिए खतरा है ये गिरफ्तारी या नहीं है। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो बेल आइकन बना हुआ है, घंटी का निशान एक गोल गोल घेरे में लगा हुआ है, उसको जब आप छुएंगे तो उसमें कई विकल्प आएंगे। उसमें से ऑल वाला जो विकल्प है उसको आप चुन लेंगे, तो आपको जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगा। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की जो स्क्रिप्ट है वो 5 मई 2018 को मुंबई के एक इंटीरियर डिजाइनर ने अपने सुसाइड नोट में लिख दी थी। वो सुसाइड नोट जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस सुसाइड नोट में उसने लिखा कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए का काम रिपब्लिक टीवी ने उस इंटीरियर डिजाइनर से कराया। उसने पूरा एक भव्य सेट बना के दिया और उसे भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हो गया। उसने दूसरे लोगों से जो आगे काम कराया था उन लोगों का वो भुगतान नहीं कर पा रहा था। वो लगातार दबाव बना रहे थे, धमकियां दे रहे थे। उसकी प्रतिष्ठा पे बहुत बुरा असर पड़ा और एक दिन उसने और उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। मरते मरते उस आदमी ने अर्नब गोस्वामी का नाम सुसाइड नोट में लिखा, 2 और लोगों के भी नाम लिखे और उसने कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उसकी मौत के बाद उस समय की जो महाराष्ट्र पुलिस थी उसने जांच की और मामले को किसी तरह से क्लोज कर दिया। अर्नब गोस्वामी को छोड़ दिया गया, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। लेकिन इस मामले में एक पेच था। ये जो जांच पुलिस ने की थी, इसमें जो परिवार था उस परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। परिवार ने जांच क्लोज करने से संबंधित जितने कागजात थे उनको स्वीकार करने से मना कर दिया और उसने कहा कि ये फेयर जांच नहीं है। इसके बाद पुलिस ने एक ईमेल आईडी पर वो सारे कागजात भेज दिए कि हमने परिवार को सूचित कर दिया और मामला क्लोज कर दिया है। उस वक्त माना यह गया कि अर्नब गोस्वामी के पक्ष में ये फैसला इसलिए आया है क्योंकि अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के क्लोज हैं और फडणवीस सरकार उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार होती थी। इस बात को मानने के कारण कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और धरना दिया और ये परिवार को आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस मामले की जांच दोबारा से करेंगे। 2018 से लेके 2020 आता है। इसी साल मई महीने में 2 साल पहले आत्महत्या की थी उन्होंने और मई महीने में 2020 में 2 साल बाद उनके परिवार ने फिर से अर्जी लगाई। आत्महत्या करने वाले अन्वय नायक ने अपने बंगले में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो लगातार जो है इस दबाव को झेल नहीं पा रहे थे और उनके परिवार ने इस 5 मई को ये शिकायत की कि भाई हमारी जो आत्महत्या हुई थी उसमें पुलिस भेदभाव कर रही है और हमको दोबारा जांच करानी है, उस जांच से संतुष्ट नहीं है। ये मई की बात है। बार बार ये इस टाइमिंग को अगर आप देखेंगे तो मई के बाद में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का घटनाक्रम हुआ। उस घटनाक्रम के अंदर ही अर्नब गोस्वामी ने नेशनल चैनल पे लगातार जो परमवीर सिंह हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, उनके बारे में काफ़ी आक्रामक बातें कहीं और वो लगातार उनको उकसाते रहे
तो कुछ लोगों का ये परसेप्शन इस बीच में चल रहा है कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने अपनी खुन्नस का बदला लेने के लिए काम किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये केस जो रीओपन हुआ था, ये मई के महीने में ही रीओपन हो गया था। दोबारा से इस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। मामला ये है कि जो इंटीरियर डेकोरेटर है उसको अगर आपने एक छोटी सी बात, ये मेरा विचार है कि अगर एक व्यक्ति है उससे आपने काम कराया, उसको भुगतान किया कि नहीं किया, अगर किया तो कितना किया, वो पैसे कहाँ है, वो सबूत कहाँ है। इस मामले पे उस वक्त रिपब्लिक टीवी ने जब ये केस दर्ज हुआ था, एक बयान दिया था कि हमने जो है वो सारा भुगतान किया है, हमारे पास सारे कागजात हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम उसको जांच के लिए दिखा देंगे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कागजात कहाँ है, परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है, इन चीजों के उत्तर अभी 1-2 दिन में जांच में और सामने आ जाएंगे। बहस ये है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से क्या पत्रकारिता पर संकट है। हम शुरू करेंगे तो हम देखें अरुण पुरी जो इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, रजत शर्मा इंडिया टीवी के मालिक हैं, जो पुराने पत्रकार हैं, उन सभी लोगों ने जो ट्वीट किया उसका निचोड़ ये है कि अर्नब गोस्वामी की जो पत्रकारिता का स्टाइल है उससे वो सहमत नहीं थे, लेकिन इस गिरफ्तारी को वो गलत मानते हैं। इसमें आपको लगेगा कि ये मीडिया हाउसेस की एकता का मसला है, लेकिन ये मीडिया हाउसेस की एकता से ज्यादा मीडिया हाउसेस जो है हिंदुस्तान के, उनके मालिकान की एकता का मसला है। सबको ये लगता है कि पुलिस ने अगर आज अर्नब गोस्वामी पे हाथ डाला है तो कल हम पे भी डाल सकती है। अब मसला ये है कि जब अर्नब गोस्वामी की टीआरपी ज्यादा आती है तो वो टीआरपी का हंगामा मचाते हैं, टीआरपी को लेकर वो इंडिया टुडे पर हमला करते हैं। लेकिन एक बार भी पत्रकारिता पे उनको संकट दिखाई नहीं देता जब इंडिया टुडे ग्रुप अपने यहाँ से बड़ी संख्या में पत्रकार कर्मचारियों को और गैर पत्रकार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा देता है। जी ग्रुप बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर निकाल देता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता पे खतरा नहीं दिखता है। वो अगर हमला करते हैं तो टीआरपी के मामले पे करते हैं, क्योंकि उनके व्यापार पे प्रहार हो रहा है। टीआरपी व्यापार का हिस्सा है। पेमेंट्स नहीं करना और किसी को भुगतान ना करने के कारण किसी के पैसे अगर रूड भाषा में गए तो खा जाना और उस आदमी को का सुसाइड कर लेना, ये व्यापार का हिस्सा है, इसका पत्रकारिता से लेना देना नहीं है। खबरों में जो समझौते हो रहे हैं लगातार आप देख रहे हैं। खबरों में लगातार जो खबरें देने की एक सलाहियत होती थी, खबर लिखी जाती थी, बताया जाता था कि ये बात फला आदमी ने कही है, ये बात हम फला स्रोत से बता रहे हैं, इस व्यक्ति का कहना ये है, ये बात हमारे रिपोर्टर ने अपनी आंखों से देखी है, वो सब खत्म हो गया है। बाहर निकलो उद्धव ठाकरे, बाहर निकलो, ये क्या है? ना तो पत्रकारिता है, ना ये विचार है, ना ये एडिटोरियल है। तो ये जब शुरू हो गया है, सारे चैनलों पे होता है, घुमा फिरा के कमोबेश झूठ बोलेंगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे हम तो सवाल पूछ रहे थे। कन्हैया देशद्रोही, देशद्रोही के पीछे कोट अनकोट लगा दिया। आपको लगेगा देशद्रोही, हर आदमी तो वो कोट अनकोट नहीं देखेगा ना। जब आप चैनल के खिलाफ मुकदमा करेंगे तो वो कहेंगे नहीं हमने तो ये लिखा था कि कोई दूसरा देशद्रोही कह रहा है, इनको फला आदमी ने देशद्रोही कहा था ना इसलिए हमने लगाया। तो ये सारा का सारा जो पत्रकारिता का कचरा हो रहा है व्यापार के लिए, उसको लेकर कोई भी पत्रकारिता के लिए किसी के मन में कोई चिंता नहीं है। ये सारी चिंता अपनी धंधेबाजी और अपने कारोबार के लिए है, खजाना भरने को लेकर है। सारे चैनल्स के पोल्स जो हैं उनके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि वो मैनिपुलेट होते हैं, लेकिन कभी कोई चैनल एक दूसरे पर ये हमला नहीं करता कि तुमने जो पोल है मैनिपुलेट किया। टीआरपी के मामले में भी अर्नब गोस्वामी पे जब सवाल उठा और उन्होंने जब इंडिया टुडे पे हमला किया तो व्यापार की चिंताएं हैं, और वो भी सवाल उठा तो एक तीसरी संस्था ने उठाया। कभी एक दूसरे का खुलासा नहीं करते हैं, एक पकड़ा जाता है तो दूसरा उसको छिपाने की कोशिश करता है। मीडिया के दफ्तरों में कोरोना फैल जाता है, कानो कान खबर नहीं होती है, कोई चैनल नहीं दिखाता। तो ये जो सारा का सारा कंसर्न है, इससे पत्रकारिता को क्या खतरा है? भाई तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारी धंधेबाजी को खतरा है, तो तुम्हारे धंधे को खतरा है, उसको तुम पत्रकारिता का खतरा क्यों दिखा रहे हो? ये ठीक वैसे है जैसे दिल्ली में पिछले दिनों सीलिंग हुई। जैसे ही सीलिंग करने के लिए लोग जाते थे तो व्यापारी छाती पीटना शुरू कर देते थे। जो लोग 4-4 महीने तक वेतन नहीं देते थे वो भी इस बात का रोना रोते थे कि साहब जो हमारा कर्मचारी है वो भूखा मर जाएगा, तुम खुद भूखा मर रहे हो। लेकिन ज्यादातर जगहों पे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर हुई, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी, मेरे चैनल को बंद कर रहे हैं, लोग भूखे मर जाएंगे। लोग सबसे ज्यादा शोषित करने वाले लोग जब नंबर फंसने का मौका आता है तो कर्मचारियों का नाम लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पत्रकारिता की आड़ में धंधा करने वाले लोग पत्रकारिता का नाम लेना शुरू कर देते हैं। ये बेहद गलत ट्रेंड है। मेरा मानना यह है कि एक व्यापारिक मामला है,
आपने धंधा करने के लिए एक सेट बनवाया, उसका खबर से कोई लेना देना नहीं। उस सेट को बनवाने को लेके आपने ना तो कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया, ना वो सेट का भुगतान ना करके आप जो गिरफ्तार हो गए उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कोई फर्क पड़ा। आपका फोकस होना चाहिए कि भाई हम कुछ करें, हम वो करें जो समाज के लिए हो। आप अपने धंधे में कुछ भी गोरख धंधा करें, कल के दिन इनकम टैक्स की रेड हो जाए तो हमको इनकम टैक्स की रेट में एक समझ में आता है कि चलो हो सकता है आपको आतंकित करने के लिए पुलिस ने ईडी भेज दी है, आपके हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए सीबीआई जांच आपके पीछे लगा दिया है, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ सीधे सीधे मामला है, मृत्यु पूर्व बयान है, एक आदमी मरने से पहले लिखित में कह के जा रहा है, जिसकी भारत के कानून बहुत वजन है कि उसका भुगतान नहीं किया गया, उसका जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वो सड़क चलता आदमी हो, बेंगलोर में रहता था, बहुत बड़ी इंटीरियर कंपनी चलाता था और बड़े बड़े जो है वो सेट डिजाइन करता था। उस आदमी के 6 करोड़ 40 लाख रुपए। और ये तो पत्रकारिता उस वक्त मर रही थी जब आप पत्रकारिता की धौंस देकर उसका भुगतान नहीं कर रहे थे, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। पत्रकारिता आज थोड़ी मरी है, आज तो अच्छी बात है, कम से कम न्याय तो हो रहा है इस मुल्क में। मैं ये कहूंगा कि ये फर्क करना आप सीखिए, हर चीज को विचारधारा से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। अर्नब गोस्वामी की ये जो पूरा क्रम है, इसमें कोई विचारधारा नहीं थी, इसमें कोई विचारधारा शामिल नहीं थी। फिर विचारधारा के आधार पर उसका पक्ष और विपक्ष क्यों हो रहा है? इमरजेंसी दिख रही है। आज प्रकाश जावड़ेकर देश के सूचना प्रसारण मंत्री कह रहे हैं इमरजेंसी से ही बुरे हालात हैं। इतने दिन से जब आप पत्रकारों को उठा उठा के उन पे दबाव डाल रहे हैं, मीडिया हाउसेस को जो है खिलाफ छापने पे नौकरी चली जाती है, कितने पत्रकारों की नौकरी गई। अभिसार शर्मा ने खुल के कहा, खुल के जो है वो पुण्य प्रसून वाजपेयी का बयान आया था कि न्यूज रूम में सीधे संपादक के पास फोन आ जाता है कि आपने क्यों चला दिया। तब आपको इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं लगती। इमरजेंसी में भी किसी दफ्तर अखबार के दफ्तर में ये हुक्म नहीं आता था कि आप ये खबर छापिएगा, तब भी एक सेंसरशिप थी। आप जो तय करते थे आप करते थे, वो रोकते थे। अभी तो आप तय करने लगे हो। खैर, ये खतरा जो है, इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर के अलावा अमित शाह जो है उनका एक ट्वीट आ गया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे खतरा है। इससे पहले जब आप पंसारे को मार देते हैं, जब साहित्यकारों की हत्या होती है सिर्फ लिखने के कारण, साहित्य के कारण, भुगतान के कारण नहीं, इसी देश में जब साहित्यकारों को मार दिया जाता है, उसके खिलाफ जब अवार्ड वापसी होती है तो आप उसको अवार्ड वापसी गैंग कहते हैं। यही अर्नब गोस्वामी बोलते थे। उस वक्त कोई कहता था कि साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है, तो यही ट्रोल और यही जो बीजेपी के सारे पिछलग्गू लोग थे, वो ये कहा करते थे कि भैया इस देश में जिनको लगता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है वो बाहर चले जाएं। तो आज आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर ढोल पीट रहे हो तो आप बाहर चले जाओ। कुल मिला के ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत थिन लाइन है। पत्रकारिता लालाओं की बांदी नहीं है, सेठों की गुलाम नहीं है कि वो जिस तरह से चाहें उस तरह से वो उसको हाँकते रहें। इस देश में पत्रकारिता है और पत्रकारिता आजाद पत्रकारिता है। पत्रकार के हक पत्रकारिता की आजादी तय करते हैं, ना कि दुकानदारियां। आप अगर काम कराएंगे किसी को भुगतान नहीं करेंगे। 50 पत्रकारों को जो आजाद लिखते थे और उनको आपने नौकरी से निकाल दिया, असली खतरा पत्रकारिता के लिए वो था, ये खतरा नहीं है। मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के असली सब शब्दों को अगर आपको लगता है कि मैंने आप तक पहुंचाने की थोड़ी सी कोशिश की है तो इस वीडियो को शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।